बुलंदशहर में 25 जनवरी को पीएम मोदी की जनसभा। पुलिस शूटिंग रेंज ग्राउंड में होगी पीएम की जनसभा। वेस्ट यूपी को 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा। इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका। टीएमसी ने अलग चुनाव लड़ने का लिया फैसला। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी ममता बनर्जी की पार्टी। ज्ञानवापी वजूखाने का सर्वे करने की याचिका पर सुनवाई आज। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर भी होगा फैसला। हाईकोर्ट पर सबकी नजर। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अयोध्या में करेंगे रामलला के दर्शन। मंत्रिमंडल के साथ पहुंचेंगे अयोध्या। 1 फरवरी को योगी कैबिनेट की होगी रामलला के दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार बदले गए रामलला के वस्त्र। श्रद्धालु 15 घंटे कर सकेंगे रामलला के दर्शन। कल भीड़ बेकाबू होने के बाद शासन ने बनाए नए नियम। और शीतलहर की चपेट में राजस्थान समेत 6 राज्य। यूपी के मेरठ में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस। 16 राज्यों में घना कोहरा। फ्लाइट्स और ट्रेनें लेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों पर फैसला लिया गया है। इस दौरान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी का आभार भी जताया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है जिसमें प्रधानमंत्री का आभार भी जताया गया है। इस दौरान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी का आभार जताया गया है। सांसद सम्मानीय जसवंत सिंह बिश्नोई जी, पूर्व सांसद सम्मानीय नारायण जी पंचारिया साहब, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई जगबीर छावा जी, प्रदेश मंत्री प्रियंका वालन जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई देवेंद्र सालेचा जी, जगराम बिश्नोई जी, हमारे प्रदेश के मंत्री महेंद्र कुमावत जी और हमारी प्रधान श्रीमती अनुश्री पूनिया जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे सामने विराजे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का वो सपना है जो उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही देखा था। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय योजना को लेकर के चलने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने लगातार 2014 से गरीब कल्याण की योजनाओं को प्रारंभ किया और आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन योजनाओं की समीक्षा होने का काम भी हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि उस गांव में दूर दराज ढाणी में बैठा हुआ जो व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को मेरी योजना का एक एक लाभ मेरे उस गरीब भाई को, मेरे उस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए भाई को मिलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें समीक्षा भी हो रही है कि हमारे उस व्यक्ति को लाभ किस तरह से मिला है, उसको लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा। क्योंकि आपने पहले देखा होगा, कांग्रेस के राज में कट चलता था, पूरी योजना का पैसा वहां तक उस गरीब तक पहुंच नहीं पाता था, उससे ही पहले उसमें कट लग जाता था। लेकिन आपने देखा होगा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितना पैसा सरकार से आता है, लाभार्थी को उतना पूरे के पूरे मिलने का काम होता है। मैं
जोधपुर किले में विराजी मां चामुंडा माता, रातानाता के गणेश जी महाराज, पालगांव में विराजे बालाजी को भी मैं नमन करता हूं। थार रेगिस्तान से घने परिदृश्य में स्थित जोधपुर अपने गौरवशाली इतिहास की महिमा और अस्थि सत्कार के लिए जाना जाता है। मैं इस जोधपुर में बड़े नजदीकी से रहा हूं। काफी लंबे समय तक मैं यहां संभाग का प्रभारी रहा। जोधपुर के हर चुनाव में भी मेरे को आने का मौका मिला, हर कार्यक्रम में भी आने का मौका मिला। मैं कह सकता हूं यहां के हमारे सभी भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं जिस तरह से अस्थि सत्कार के लिए हमारा ये जोधपुर प्रसिद्ध है, निश्चित रूप से आपने राजस्थान का गौरव बढ़ाने का काम किया है। यह राष्ट्रीय महलों के भव्य किले के साथ साथ सदियों पुराने मंदिरों का बहुत बड़ा स्थान है। भारत में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। मेहरानगढ़ का किला हो, मंडोर हो, उम्मेद भवन पैलेस हो, जसवंत सिंह थड़ा या वैभवशाली विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जोधपुर अपने हस्तशिल्प उत्पादकों में प्रसिद्ध है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, जो जोधपुर के बोरानाडा में मौजूद थे और विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप में वो पहुंचे थे। और इस दौरान जो राजस्थान में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, उस योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करते हुए इन योजनाओं के बारे में बता रहे थे। आपको बता दें, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से राजस्थान में भी ये यात्रा हर जिले और कस्बे में पहुंचकर लाभार्थियों को लाभ पहुंचा रही है और केंद्र और राज्य की योजनाओं को जनता तक पहुंचा रही है और इन योजनाओं के बारे में बताया भी जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज यानी कि बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में कई प्रस्तावों पर फैसला लिया गया है। इस दौरान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी का आभार भी जताया गया है। तो धामी कैबिनेट के बड़े फैसले आपको बता दें। अधिकारियों और कर्मचारियों के वाहन भत्ते में बदलाव पर फैसला लिया गया है। चाइल्ड केयर लीव में अब 2 साल में 100% वेतन मिलेगा। तो धामी कैबिनेट के ये बड़े फैसले हैं। आपको बता दें, व्यक्तित्व सहायक संवर्ग में 4800 का पे स्केल अब मिलेगा। तो बैठक में ये अहम निर्णय लिए गए हैं। खनन विभाग में बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें डेजिंग को लेकर अहम फैसला हुआ है। फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी, ताकि कोई ज्यादा खनन न कर सके। तो खनन विभाग में 7 अतिरिक्त पदों को लेकर भी फैसला लिया गया है। तो धामी कैबिनेट के ये बड़े फैसले हम आपको दिखा रहे हैं। हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर होगा। दून पुरानी जेल परिसर में बार संगठन को 5 बीघा जमीन 30 साल के लिए लीज पर दी जाएगी। तो यह भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। पशु चिकित्सा सेवा नियमावली में संशोधन भी करने की बात कैबिनेट में फैसला लिया गया है। मत्स्य विभाग में जलाशयों की नीलामी अब 10 साल के लिए होगी। तो धामी कैबिनेट के ये बड़े फैसले हैं। खेल विभाग में अब खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण के लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। जादूंग गांव में वाइब्रेट विलेज योजना के तहत अब वहां स्थानीय निवासियों को होम स्टे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा ऊर्जा विभाग में लखवाड़ व्यासी योजना में छोटे कम स्थानीय लोग लोकल सोसाइटी के लोगों को वरीयता दी जाएगी। कोविड के तहत कई काम हुए हैं। पुराने बिल पेंडिंग है। 50% से ज्यादा खर्चा केंद्र वहन कर रहा है। पंचायती राज विभाग में किसी का दूसरा बच्चा जुड़वाना होगा तो उसे केवल एक ही बच्चा माना जाएगा। गन्ना मूल्य 20 रुपये बढ़ाए गए प्रति क्विंटल, अब 375 रुपये होगा। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड सरकार बनाएगी। कंपनी सोसाइटी काम नहीं करेगी। तो
तो धामी सरकार के ये बड़े फैसले हैं। विभिन्न विभागों में सहायक अभियंताओं को वाहन भत्ता 4,000 रुपए प्रति माह अब दिया जाएगा। इसके अलावा पुराने वाहन भत्ते में संशोधन भी किया गया है। अब 1,200 से 4,000 रुपए तक भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। चाइल्ड केयर लीव में तीसरे साल में भी 100% अब वेतन मिलेगा। व्यक्तिगत सहायक पदोन्नति के लिए 4,800 का नया ग्रेड पे होगा। खनन नियमावली में संशोधन, अब इसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को जोड़ा गया है। तो खनन के ढांचे को लेकर 7 अतिरिक्त पदों को स्वीकृति भी मिली है इस बैठक में। 6 डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर और एक डीजी के लिए पीएस का पद, हर जिले में एक ऑफिसर होगा। देहरादून में बार एसोसिएशन को 30 साल के लिए 5 बीघा जमीन दी जाएगी, जिसका किराया प्रति वर्ष 1 रुपए लिया जाएगा। चुनाव से पहले एक बच्चा के बाद जुड़वा होने पर एक ही बच्चा माना जाएगा। खिलाड़ियों के लिए 4 क्षैतिज आरक्षण को सरकार विधेयक में लाएगी। कांस्टेबल की सेवा नियमावली में एकरूपता लाई जाएगी। तो उत्तराखंड में गन्ना मूल्य आपको बता दें पिछले साल से 20 रुपए बढ़ोतरी कर मिलेगा। ओबीसी के एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की समय सीमा अब 1 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई है। वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज सरकार भी एक कंपनी बनाएगी। प्राइवेट कंपनी मार्केटिंग करेगी, सरकार अपने काम इस कंपनी से ही कराएगी। आबकारी नीति पर हुई है चर्चा, लेकिन इस बार अभी और विचार होना संभव है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या से अगली खबर है, राम मंदिर में आज भी दर्शन का तांता लगा हुआ है। मंगल आरती के साथ ही दर्शन निरंतर जारी है। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का समय बढ़ाया गया है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अब रामलला दर्शन देंगे। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का अब समय बढ़ाया गया है। भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अब रामलला के दर्शन हो सकेंगे। तो अयोध्या से यह अहम खबर, राम मंदिर में आज भी दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है और राम भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। मंगला आरती के साथ ही दर्शन निरंतर जारी है। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का समय भी बढ़ाया गया है। आपको बता दें अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक राम मंदिर में रामलला के दर्शन हो सकेंगे। तो राम मंदिर में आज भी दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा दिखाई दिया। मंगला आरती के साथ ही दर्शन निरंतर जारी हैं। कल आपको बता दें कल दर्शन के लिए पहला दिन था और 5 लाख श्रद्धालुओं ने लगभग दर्शन किए थे और कई बार भीड़ बेकाबू होने की भी खबर सामने आई। उसको देखते हुए अब निर्णय लिया गया है सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रामलला के दर्शन हो सकेंगे। मंगला आरती के साथ ही दर्शन निरंतर जारी हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या से अगली खबर है, राम जन्मभूमि पथ जाने वाले मार्ग को बंद किया गया है। बैरियर लगाकर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राम जन्मभूमि पथ के मुख्य द्वार से प्रवेश कर सकेंगे भक्त। बैरियर पर तैनात सुरक्षा बलों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। किसी को भी अन्य मार्ग से न जाने दिया जाए, ऐसा निर्देश दिया गया है। अमावा मंदिर हनुमानगढ़ी से आने वाले मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। मंगलवार को 5 लाख राम भक्तों ने दर्शन किए थे। बढ़ते जनसैलाब को देखते हुए नई रूपरेखा तैयार की जा रही है। जन्मभूमि जाने वाले रामकोट के सभी बैरियर बंद किए गए हैं। स्थानीय लोगों को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं श्रद्धालुओं को 200 के जत्थे में भेजा जा रहा है अंदर। तो बढ़ते जनसैलाब को देखते हुए यह रूपरेखा बनाई गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या से अगली खबर है, राम भक्तों को गजब का उत्साह राम भक्तों में देखने को मिल रहा है। रामलला को निहारने के लिए बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। राम भक्तों में गजब का उत्साह आज भी देखने को मिल रहा है। रामलला को निहारने के लिए बड़ी भीड़
राम मंदिर के बाहर देखने को मिली है। आज भी राम भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, रामलला को निहारने के लिए राम भक्त लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। तो राम भक्तों का आज भी हुजूम मंदिर परिसर के बाहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, रामलला को निहारने के लिए एक नजर देखने के लिए भीड़ उतावली नजर आ रही है और बड़ी संख्या में राम भक्त मंदिर के बाहर मौजूद हैं और रामलला की एक झलक पाना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या से अगली खबर। रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं प्रवीण तोगड़िया। सबसे पहले सरयू नदी के दर्शन किए, उसके बाद हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना की है। रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद भी लेंगे प्रवीण तोगड़िया। तो हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना की है प्रवीण तोगड़िया ने। रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद भी लेंगे। तो विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं प्रवीण तोगड़िया और अब राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं प्रवीण तोगड़िया। तो बड़े हिंदू नेता माने जाते हैं प्रवीण तोगड़िया। हनुमानगढ़ी पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। इस बीच रामलला के दर्शन करने भी जाएंगे प्रवीण तोगड़िया। रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद भी लेंगे। तो अयोध्या से एक खबर। रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं प्रवीण तोगड़िया। सबसे पहले सरयू नदी के उन्होंने दर्शन किए, उसके बाद हनुमानगढ़ी पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। उसके बाद राम मंदिर जाने का भी प्रस्ताव है। राम मंदिर पहुंचकर वो रामलला के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद भी लेंगे। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। अयोध्या में करोड़ों राम भक्तों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। अयोध्या स्थित राम लला के मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। आम लोग रामलला के दर्शन कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठित रामलला को कई दिव्य आभूषणों से सुशोभित किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन गहनों को किसने बनाया है? रामलला के गहने क्यों खास हैं? अगर नहीं तो आइए हम बताते हैं आपको। सदियों बाद अपनी राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला का जो श्रृंगार किया गया, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। रामलला की सुंदर प्रतिमा पर सोने, हीरे, माणिक्य और पन्नों से जड़े आभूषणों ने प्रतिमा की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। प्राण प्रतिष्ठा के दिन की रामलला की जो तस्वीरें और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनमें उनका रूप बेहद मनमोहक नजर आ रहा है। रामलला के आभूषण और आभूषण बनाने वाला ज्वेलर्स दोनों ही बेहद खास हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक लखनऊ के हर सहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स ने ये आभूषण तैयार किए हैं। भगवान राम के भव्य आभूषणों को यतीन्द्र मिश्र ने श्रीमद् वाल्मीकि श्री रामचरितमानस और आलवंदार स्रोत के अध्ययन और शोध के अनुरूप अपने निर्देशन में तैयार करवाए हैं। रामायण में भगवान राम की 700 सम्वत शोभा के अनुरूप ज्वेलर्स ने आभूषणों को तराशा है। सिर के मुकुट से लेकर गले के हार, माथे के तिलक, अंगूठी, कमरबंद, हाथों के कंगन, कानों के कुंडल, हर एक आभूषण को जिस खूबसूरती से तराशा गया है, उसकी चर्चा देश दुनिया में हो रही है। रामलला के आभूषण कितने दिन में कैसे तैयार किए गए, उनकी कीमत कितनी है और उनमें सोने हीरे के अलावा कौन कौन से रत्न जड़े हैं, आज हम आपको बताएंगे। श्यामलाल ज्वेलर्स के अंकुर अग्रवाल के मुताबिक रामलला को मुकुट समेत 14 आभूषण पहनाए गए हैं। इन आभूषणों को 10 से 12 दिन में तैयार किया गया है।
1 जनवरी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उन्हें फोन करके जेवर बनाने का ऑर्डर दिया और 2 जनवरी को वो रामलला का माप लेने के लिए अयोध्या पहुंच गए थे। इतना ही नहीं, रामलला के खेलने के लिए सोने चांदी के हाथी घोड़े और 6 खिलौने भी बनाए गए हैं। 14 आभूषणों में रामलला का मुकुट, कानों के कुंडल, गले के लिए 4 हार, हाथों में कंगन, कमरबंद, उंगली में अंगूठियां, तिलक और धनुष बाण भी शामिल है। रामलला के हर आभूषण को रामायण में किए गए वर्णन के अनुरूप में ही तैयार किया गया है। रामलला का मुकुट भी बेहद अद्भुत है। मुकुट 1 किलो 700 ग्राम सोने से बना है। रामलला के मुकुट में ही 75 कैरेट डायमंड, 175 कैरेट पन्ना, 262 कैरेट रूबी और माणिक्य लगा है। मुकुट में सूर्यवंशी के प्रतीक के तौर पर सूर्य का चिन्ह भी बनाया गया है और 2 हीरे लगाए गए हैं जो सैकड़ों साल पुराने बताए जा रहे हैं। मुकुट में मयूर और मछली भी बनाई गई है। मुकुट में 3 पंखी और बीचों बीच बड़ा सा एक पन्ना लगा है। पन्ना बुद्ध का स्वामी है। अंकुर अग्रवाल के मुताबिक पन्ना राजघरानों की पहचान होती है, इसलिए उन्हें आभूषण में लगाया गया है। रामलला के मस्तक पर शोभित तिलक भी दिव्यमान है। भगवान राम का तिलक 16 ग्राम सोने का है। इसके बीच में 3 कैरेट हीरे और दोनों तरफ लगभग 10 हीरे लगाए गए हैं। तिलक के बीच में खास माणिक्य लगाया गया है। अंकुर अग्रवाल के मुताबिक तिलक की खास बात यह है, हर रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें तिलक पर नीचे से आएंगी और अगले 5 मिनट में ऊपर की तरफ होती हुई मुकुट की तरफ जाएंगी। इस तरीके से तिलक को तैयार किया गया है। रामलला के हाथ में पन्ना की अंगूठी पहनाई गई है। इस अंगूठी का वजन लगभग 65 ग्राम है। दाहिने हाथ में 26 ग्राम की सोने की अंगूठी भी है। सोने की अंगूठी में माणिक्य जड़ा गया है जो बेहद खास है। उंगलियों में शोभित अंगूठी रामलला के श्याम वर्ण पर अलौकिक है। 5 वर्ष के रामलला के गले में सोने की विजय माला भी पहनाई गई है। ये विजय माला गले से उनके पैरों तक है। इसे 22 कैरेट सोने से तैयार किया गया है। विजय माला में वैष्णव परंपरा के सभी मंगल चिन्ह, सुदर्शन चक्र, पद्म पुष्प, शंख और मंगल कलश को दर्शाया गया है। इसमें 5 प्रकार के देवता को प्रिय पुष्पों को भी अलंकृत किया गया है। ये फूल कमल, चंपा, पारिजात, कुंद और तुलसी हैं। रामलला के गले में लगभग 500 ग्राम सोने का हार भी है, जिसमें करीब 150 कैरेट माणिक्य और 380 कैरेट पन्ना लगाया गया है। हार के बीच में सूर्यवंश का चिन्ह है। चिन्ह के बीच में माणिक्य लगा है जो सूर्य भगवान का ही रत्न है और किनारे में माणिक्य के फूल, पन्ना और नेचुरल डायमंड का इस्तेमाल किया गया है। भगवान राम के गले में पंच लड़ा भी है, जिसमें 5 लड़ियां हैं। ये लड़ियां पंच तत्वों को दिखाती हैं। ये गले से नाभि तक हैं। इनमें पन्ना और हीरे का उपयोग किया गया है। कमरबंद या करधनी भी अद्भुत है। रामलला की कमर को सजाने के लिए 750 ग्राम सोने का कमरबंद बनाया गया है, जिसमें 70 कैरेट हीरे और 850 कैरेट माणिक्य और पन्ना लगाया गया है। ट्रस्ट के मुताबिक पवित्रता का बोध कराने के लिए कमरबंद में छोटी छोटी 5 घंटियां लगाई गई हैं। इन घंटियों में मोती, माणिक्य और पन्ने की लड़ियां भी लटक रही हैं। रामलला के हाथों का कंगन भी दिव्य है। रामलला के लिए 22 कैरेट सोने के 400 ग्राम के बाजूबंद बनाए गए हैं। इनके अलावा रामलला के हाथों में सोने के कंगन भी हैं, जिनमें माणिक्य और पन्ना और हीरे लगाए गए हैं। रामलला के हाथों में धनुष बाण भी सुशोभित है। रामलला के लिए सोने के धनुष बाण बनाए गए हैं। धनुष बाण में 1 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। रामलला को आभूषण पहनाने में करीब 2.5 घंटे का समय लगा है। अंकुर अग्रवाल के मुताबिक रामलला को आभूषण पहनाने और पूरा श्रृंगार करने में 2.5 घंटे का समय लगा था। उन्होंने बताया कि 7 दिन में रामलला का अलग अलग श्रृंगार किया जाएगा। इसके लिए आभूषण भी 7 दिन के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। अंकुर अग्रवाल के मुताबिक इन आभूषणों को बनाने को लेकर ट्रस्ट के साथ उनकी बात होनी है। अंकुर अग्रवाल के मुताबिक उनकी 5 पीढ़ियां इस बिजनेस में हैं और 130 साल से उनका परिवार ज्वेलर के तौर पर काम कर रहा है। अंकुर अग्रवाल के मुताबिक रामलला के आभूषण बनाने का अवसर उन्हें मिला, इसके लिए वे खुद को बेहद भाग्यशाली मानते हैं। अंकुर अग्रवाल के मुताबिक ये प्रभु का ऐसा आशीर्वाद है जिसके लिए उनकी सब पीढ़ियां जीवन भर कृतज्ञ रहेंगी। ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उन्हें भगवान के आभूषण बनाने के लिए चुना जाएगा। जब ये मौका आया तो आंख में आंसू आ गए। जब जेवर बना रहे थे तो मन में एक अलग ही भाव थे कि लाखों करोड़ों ज्वेलर्स में से उन्हें भगवान ने चुना है, जिसके लिए भगवान के लिए वो सदैव कृतज्ञ रहेंगे। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।
तो यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर बाराबंकी से सामने आ रही है। बाराबंकी से ये बड़ी खबर, पीएम आवास की किस्त न मिलने से व्यक्ति नाराज दिखाई दिया है। बाराबंकी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। व्यक्ति ने डीएम कार्यालय पर खुद को आग लगाई है, तो आत्मदाह का प्रयास किया है। व्यक्ति ने किस्त के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा था, जिसके बाद अब आत्मदाह का प्रयास किया है। आग लगते ही डीएम कार्यालय पर हड़कंप मच गया। तो किस्त के लिए अधिकारियों के लगातार ये व्यक्ति चक्कर काट रहा था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिससे थक हार कर इस व्यक्ति ने आत्मदाह का प्रयास किया है। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर इस व्यक्ति ने आत्मदाह का प्रयास किया है। तो बाराबंकी से इस वक्त की खबर आपको दिखा रहे। डीएम ने परिवार को मदद की बात कही है। बाराबंकी के रामनगर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो पीएम आवास की किस्त न मिलने से नाराज व्यक्ति ने आत्मदाह का प्रयास किया है। बाराबंकी से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। व्यक्ति ने डीएम कार्यालय पर खुद को आग लगाई है। किस्त के लिए अधिकारियों के लगातार ये व्यक्ति चक्कर काट रहा था, लेकिन कहीं उसकी जब सुनवाई नहीं हुई तो थक हार कर उसने आत्मदाह का प्रयास किया। आग लगाते ही डीएम कार्यालय में हड़कंप मच गया। किस्त के लिए अधिकारियों के लगातार ये चक्कर काट रहा था व्यक्ति, और अंत में थक हार कर उसने ये निर्णय लिया, आत्मदाह का प्रयास किया है व्यक्ति ने। डीएम ने परिवार को संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस वक्त की ये अहम खबर बाराबंकी से आपको दिखा रहे हैं। बाराबंकी के रामनगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो पीएम आवास की किस्त न मिलने से नाराज था ये व्यक्ति। जुबैर नाम का लाभार्थी है, वो आज हमारे यहाँ जनता दर्शन में आया था। उनके द्वारा ये बताया गया कि पहला इंस्टॉलमेंट उनको मिला था प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसके बाद उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट उनको नहीं मिला है। इस संबंध में रिपोर्ट ली गई तो ये पता चला कि पहले इंस्टॉलमेंट जो उनके द्वारा निर्माण किया गया है वो रास्ते श्रेणी की ज़मीन पे कर लिया गया, सरकारी ज़मीन पे कर लिया गया है, जिसके कारण सेकंड इंस्टॉलमेंट का रोक लिया गया था। और इसी मसले को लेकर वो काफ़ी परेशान हो गए थे कि अब किस तरीके से आगे इनकी बात बढ़ेगी। आज हम लोगों ने उनकी समस्या का समाधान कराते हुए उनके जो रास्ते श्रेणी की ज़मीन है उसमें श्रेणी परिवर्तन करा के उसको हम लोग उनको ही पट्टा करते हुए वो भूमि उन्हीं के लिए उपलब्ध करा दी रही है। इसके अतिरिक्त उनके परिवार के लिए हम लोगों ने कुछ कंबल और जो अंत्योदय राशन कार्ड होता है वो और आयुष्मान कार्ड, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करा दी गई है। इस पूरी समस्या को लेकर वो काफ़ी परेशान थे और जनता दर्शन के बाद उन्होंने अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगाने की भी कोशिश की, जिसको कि वहाँ पे जो लोग उपस्थित थे उन लोगों ने उनको रोक लिया, लेकिन उनकी समस्या और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजी सिद्दीकी बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजी, पीएम आवास की किस्त न मिलने से व्यक्ति ने आत्मदाह का प्रयास किया है, क्या है पूरा मामला? जी मनोज जी, आपको बताना चाहेंगे ये पूरा मामला बाराबंकी जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डी अशोकपुर चाचू सराय से जुड़ा है। यहाँ के निवासी जुबैर बकई की पत्नी जाहिदा खातून के नाम प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ था। जाहिदा खातून को प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए पहली किस्त के रूप में 22 सितंबर 2023 को 40,000 रुपए मिले थे, जिन्होंने उसका निर्माण कराया। पहली किस्त के निर्माण के बाद जुबैर लगातार जियो टैगिंग करवाने के लिए आला अधिकारियों के पास दौड़ रहा था, जिससे उसकी अगली किस्त आ सके, लेकिन काफी दिनों तक अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी उसके निर्माण की जियो टैग नहीं कराई गई। तो आज वो बाराबंकी जिला अधिकारी कार्यालय पर तेल छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही डीएम कार्यालय में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह पीड़ित की आग बुझाई और उसे आनन फानन वहां से हटवाया। हालांकि तब तक आग बुझती वो व्यक्ति झुलस चुका था। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बाराबंकी डीएम सत्येंद्र कुमार ने पीड़ित और उसके परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। जी मनोज जी। हाँ रजी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि व्यक्ति महीनों से चक्कर काट रहा था, जब आत्मदाह के स्थिति तक व्यक्ति पहुंच गया है तब डीएम ने जाके उसके परिवार को हर संभव मदद की बात कही है। जी, आपको बता दें कि सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जैसे भी उन्होंने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि जो अगली किस्त थी उसको लिए वो चक्कर लगा रहा था और पीड़ित की जो भूमि थी लैंड यूज है
चेंज करवाकर उसका ईट पट्टा भी करके उसको उपलब्ध करवाया जा रहा जी। है। वो कुछ जमीन का विवाद था, इस वजह से वो उसको दूसरी किस्त नहीं दी जा रही थी। जी अरे जी, अभी इस व्यक्ति की हालत कैसी है? फिलहाल व्यक्ति का इलाज चल रहा है और खतरे से बाहर है। रजी, इससे अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, बाराबंकी से ये खबर आपको दिखा रहे हैं कि पीएम आवास की किस्त न मिलने से बड़ा कदम उठाया है व्यक्ति ने। और हालांकि इस बड़े कदम उठाने के बाद डीएम ने परिवार को हर संभव मदद देने की बात कही है, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि यह व्यक्ति महीनों से बताया जा रहा है कि चक्कर काट रहा था, लेकिन कोई अधिकारी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। और जब व्यक्ति ने यह बड़ा कदम उठाया, उसके बाद डीएम ने यह फैसला किया है, उसके परिवार को हर संभव मदद की डीएम ने बात की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर है। 25 जनवरी को पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की जनसभा को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हुई हैं। पुलिस शूटिंग रेंज ग्राउंड पर पीएम की जनसभा होगी। वेस्ट यूपी को 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा भी पीएम के द्वारा दिया जाएगा। तो 25 जनवरी को यह जनसभा प्रस्तावित है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के एकजुट होने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पीएम की जनसभा को लेकर प्रशासन कई दिनों से तैयारियां कर रहा है और इस दौरान मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे इस सभा स्थल का जायजा लेने। हम रुक करते हैं अगली खबर का। नोएडा से अगली खबर है। नोएडा पहुंचे जिला प्रभारी ब्रजेश सिंह। यूपी दिवस के अवसर पर नोएडा पहुंचे हैं ब्रजेश सिंह। नोएडा पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह। नोएडा हाट पहुंचकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो गौतम बुद्ध नगर के नोएडा से यह खबर। नोएडा हाट पहुंचकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। नोएडा पहुंचे हैं प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह। तो यूपी दिवस के अवसर पर नोएडा पहुंचे हैं ब्रजेश सिंह। प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह नोएडा पहुंचे हैं। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर से अगली खबर। उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएसए सभागार में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यूपी की समृद्ध संस्कृति विरासत के बारे में जानकारी दी गई है। तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसका शुभारंभ किया है। सीएसए ग्राउंड में सभी विभागों के स्टॉल की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस दौरान सांसद, विधायक, डीएम, सीडीओ समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो कानपुर में भी यूपी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सीएसए ग्राउंड में सभी विभागों के स्टॉल की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस दौरान सांसद, विधायक, डीएम, सीडीओ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम का आयोजन कानपुर में भी किया गया है। यह अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। सीएसए सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर का। अमरोहा से अगली खबर है। नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराई है एम्बुलेंस। सड़क हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौत हुई है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। हाईवे पर घने कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। दिल्ली से दवाई लेकर लौट रहा था परिवार। मृतक चालक व घायल बदायूं के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ढिडोली कोतवाली क्षेत्र के अमहेड़ा की यह घटना बताई जा रही है। तो दिल्ली से दवाई लेकर परिवार वापस आ रहा था, इस दौरान यह दुर्घटना हुई है। हाईवे पर घने कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अमरोहा से अगली खबर है। मोहम्मद शमी के खाते में एक और अवार्ड जुड़ गया है। 2019-20 में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर पुरुष वर्ग का रिकॉर्ड ये अवार्ड उनको मिला है। मोहम्मद शमी को बीसीसीआई ने ये अवार्ड दिया है, उनको सम्मानित किया है। क्रिकेट टीम के अन्य खिलाड़ियों को भी कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित होने पर शमी ने खुशी का इजहार भी किया है। मोहम्मद शमी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से अपनी खुशी का इजहार किया है। बीसीसीआई द्वारा सम्मानित किए जाने पर मैं आभारी हूं, ये शमी का कहना है। ये भारतीय क्रिकेट का जश्न मनाने का एक तरीका है। तो मोहम्मद शमी की तरफ से ये बातें कही गई हैं। पुरस्कार विजेता साथी खिलाड़ियों को भी बहुत बधाई। टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना जारी रखूंगा। तो
तो मोहम्मद शमी की तरफ से ये बातें कही गई हैं। सहसपुर अलीपुर के रहने वाले हैं क्रिकेटर मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली खबर। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का हमीरपुर दौरा आज है। आपको बता दें आज दोपहर 1:30 बजे पहुंचे हैं मुख्यालय। कालपी चौराहा पहुंचे हैं मंत्री। नमो ऐप एवं दीवार लेखन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको बता दें रामरती नौबढ़ा मेमोरियल महिला विद्यालय का वार्षिकोत्सव समारोह में भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। हरोलीपुर ग्राम समूह योजना का स्थलीय निरीक्षण भी मंत्री के द्वारा किया गया है। नलकूप योजना से लाभान्वित किसानों के साथ संवाद भी करेंगे मंत्री। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी करेंगे। हमीरपुर से कार द्वारा झांसी के लिए रवाना हो गए स्वतंत्र देव सिंह। तो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का हमीरपुर दौरा, कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बदायूं से अगली खबर है। बीजेपी सांसद ने सीएम जनसभा स्थल का निरीक्षण किया है। आपको बता दें धर्मेंद्र कश्यप ने सीएम के जनसभा स्थल का निरीक्षण किया है। क्षेत्रीय विधायक प्रशासनिक अधिकारियों संग निरीक्षण किया है। वीआईपी रास्ते को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी 27 जनवरी को पहुंचेंगे दातागंज। आपको बता दें सैजनी के एथनॉल पीएससी बटालियन का करेंगे उद्घाटन। तमाम विकास कार्यों का भी सीएम के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत से अगली खबर है। भालू के हमले में युवक की मौत हुई है। खेत की रखवाली करने गए युवक पर भालू ने हमला किया था। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। माधव टांडा थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव की यह पूरी घटना है, जहां भालू के हमले से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। माधव टांडा थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव की यह पूरी घटना है। तो खेत की रखवाली करने गए युवक पर भालू ने हमला किया था, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत से अगली खबर है। घटिया सामग्री से हो रही टंकी का निर्माण पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। रेत की जगह मिट्टी और ईंटों के टुकड़े लगाने का आरोप लगाया है ग्रामीणों ने निर्माणकर्ता कंपनी के खिलाफ नारेबाजी भी की है। सिंधौरा खरगपुर ग्राम पंचायत का यह पूरा मामला है, जहां घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। तो घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीण एक रूप से मुखर हुए हैं। आपको बता दें सीमेंट की जगह मिट्टी लगाने का आरोप लगाया है ग्रामीणों ने। वहीं घटिया ईंटों का भी इस्तेमाल इस निर्माण में किया जा रहा है, जिसको देखते हुए ग्रामीण आक्रोशित नजर आए हैं। तो ग्रामीणों ने निर्माणकर्ता कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की है और भ्रष्टाचार का यह खुला खेल सामने दिखाई दे रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पीलीभीत से अगली खबर है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जिन बाघों की बदौलत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ख्याति अर्जित की है, आपको बता दें अब उन्हीं बाघों को संरक्षण कम और मौतें अधिक मिली हैं। पीटीआर के आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं। पीटीआर बनने से लेकर अब तक यानी 9 साल में 15 से अधिक बाघों की मौत हो चुकी है। वहीं 6 बाघों को अपने आसियाने से बेघर होना पड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। बाघों की इस दुर्दशा का आंकड़ा जिस तेजी से बढ़ रहा है, इससे बाघों के संरक्षण को लेकर चल रही कवायद
पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। हालांकि विशेषज्ञ इसके पीछे क्षेत्रफल के हिसाब से बाघों की संख्या अधिक होना प्रमुख वजह बता रहे हैं। वहीं पूर्व में जिन बाघों की मौत हुई है उनमें से अधिकांश बाघ की मौत का कारण भले ही स्पष्ट ना हुआ हो, मगर हर बाघ की मौत अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई, जिसका जवाब वन अफसरों के पास भी नहीं है। जनपद में 73,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल में फैले पीलीभीत के जंगल को जून 2014 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। उस दौरान आनन फानन में हुई घोषणा का नतीजा ये रहा कि टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण को लेकर जिन संसाधनों की जरूरत थी, आज भी टाइगर रिजर्व प्रशासन उनकी कमी से जूझ रहा है। वर्तमान में पीटीआर में 71 बाघ हैं। खास बात यह है कि जिस जंगल को बाघ की सुरक्षा को लेकर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, वही सुरक्षित स्थान अब उनके लिए कब्रगाह साबित हो रहा है। पीटीआर की भौगोलिक स्थिति के चलते बाघों के जंगल से बाहर निकलने से मानव वन्य जीवन संघर्ष की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। पीटीआर घोषित होने के बाद से लेकर अब 45 इंसान बाघ हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इन वर्षों में सिर्फ इंसानों ने ही अपनी जान गंवाई। विभिन्न कारणों से अपने ही घर में 9 साल के भीतर 15 से ज्यादा बाघों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। हालांकि इनकी मौतों के कारण अलग अलग पाए गए। टाइगर रिजर्व बनने के बाद 15 बाघों को तो अपनी जान गंवानी ही पड़ी। इसके साथ ही जंगल से बाहर निकलने की सजा के तौर पर 6 बाघों ने अपनी ही आशियानों से बेघर होना पड़ा। टाइगर रिजर्व के आंकड़ों के मुताबिक जंगल से बाहर निकलने पर 13 बाघों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से 7 बाघों को तो पुनः जंगल की आबो हवा में सांस लेने का मौका मिल सका, लेकिन 6 बाघों को लखनऊ और कानपुर चिड़ियाघर में शिफ्ट करना पड़ा। इधर 21 जनवरी को भी एक बाघिन को पीलीभीत रेंज में नगर पंचायत पकड़िया नौगवा के आबादी क्षेत्र में दोबारा रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल ये बाघिन अभी पिंजरे में कैद है। अब ये बाघिन जंगल की आबो हवा में सांस लेगी या फिर इसे भी कहीं कैद खाने में डाल दिया जाएगा, इसका फैसला होना अभी बाकी है। बाघों के जंगल से निकलने के कई कारण हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें प्रमुख कारण बाघों की बढ़ती संख्या है। वन्य जीव विशेषज्ञ एवं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पूर्व प्रोजेक्ट हेड पीसी पांडे के मुताबिक प्रत्येक बाघ का अपना निश्चित दायरा होता है। पूर्व में एक बाघ का कार्य क्षेत्र 20 किलोमीटर होता था, लेकिन 20 किलोमीटर में 2 से 4 बाघों का देखा जा रहा है। इससे बाघों में आपसी संघर्ष बढ़ा है। अधिकांश बाघ इसी वजह से जंगल से बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा भी कई अन्य कारण हैं। पीलीभीत से के न्यूज इंडिया के लिए राहुल शर्मा की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जोधपुर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। जोधपुर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। आपको बता दें, 1 दिवसीय जोधपुर दौरे पर पहुंचे हैं भजनलाल शर्मा। एयरपोर्ट पर सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। तो 1 दिवसीय दौरे पर भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंचे हैं और उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। एयरपोर्ट पर सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से है, जहां नक्सली दंपति ने सरेंडर किया है। भैरमगढ़ एरिया कमेटी की प्लाटून कमांडर थी ये महिला नक्सली, जिसने सरेंडर किया है। सीएनएम सदस्य था पुरुष नक्सली। तो नक्सली का नाम रोनी पदम और अनिल पदम बताया जा रहा है। महिला नक्सली 2004 में माओवादी संगठन से जुड़ी थी और नक्सल दंपति मुठभेड़, आईडी ब्लास्ट जैसी घटनाओं में शामिल थे। तो आत्मसमर्पण नीति के तहत दोनों नक्सलियों को मिली है शासन की तरफ से, दोनों को 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी मिली है। एसपी आंजनेय वैष्णव ने पूरे मामले की पुष्टि की है। तो शासन ने दोनों को 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की है। नक्सल दंपति मुठभेड़ और आईडी ब्लास्ट जैसी घटनाओं में शामिल थे। आत्मसमर्पण नीति के तहत दोनों नक्सलियों को यह राशि मिली है। शासन ने दोनों को 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी है। तो एसपी आंजनेय वैष्णव ने ये पूरे मामले की पुष्टि की है।
तो बीजापुर से अहम खबर, नक्सली दंपति ने सरेंडर किया है। बीजापुर में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत एवं छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्लाटून नंबर 13 के सेक्शन कमांडर रोनी पदम उर्फ चैनी एवं पालनार आरपीसी सदस्य अनिल पदम द्वारा नक्सलियों की खोखली विचारधारा प्रताड़ना से तंग आकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इससे पहले रैनी उर्फ रोनी पदम सीआरपी दलम के प्लाटून नंबर 22 में भी सेक्शन कमांडर का काम कर चुकी है। इसके अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल रही है, जिसमें कि नीलमड़गू में के मुठभेड़ में, कोकेड़ा मुठभेड़ में एवं बेचापाल मुठभेड़ में भी रोनी पदम शामिल रह चुकी है। रुक करते हैं अगली खबर का। बीजापुर से अगली खबर, सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सली विरोधी अभियान के तहत कामयाबी मिली है। आगजनी की घटना में शामिल 2 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। यात्री बस में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। 21 दिसंबर 2023 को दुगईगुड़ा चेरामंगी में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। सर्चिंग के दौरान दोनों नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। नक्सलियों के पास से नक्सली प्रचार सामग्री भी बरामद हुई है। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 21 दिसंबर 2023 को आगजनी की घटना में ये शामिल थे नक्सली। सर्चिंग के दौरान दोनों नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है। नक्सलियों के पास से नक्सली प्रचार सामग्री भी बरामद की गई है। अब देश की बात में अगली खबर दिल्ली से है, जहां कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा मरणोपरांत भारत रत्न। मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। बिहार के पूर्व सीएम थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर जेडीयू से सांसद हैं। इस दौरान बिहार समेत पूरे देश के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक माना जाता है और उनको भारत रत्न देना वाकई में बिहार ही नहीं, आम जनता का ये सम्मान है। बिहार के पूर्व सीएम थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर जेडीयू से सांसद हैं। तो दिल्ली से अहम खबर, कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा मरणोपरांत भारत रत्न। मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ये ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। तो मोदी सरकार ने ऐलान किया है, बिहार के पूर्व सीएम थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, अब उनको भारत रत्न दिया जाएगा। मरणोपरांत भारत रत्न से उनको नवाजा जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से अगली खबर है, आपको बता दें मुकरबा चौक पर कार में भीषण आग की घटना सामने आई है। आग लगने से अफरा तफरी मच गई है और मौके से कार चालक ने उतरकर अपनी जान बचाई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। तो दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, चलती कार में आग की घटना सामने आई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। तो जैसे तैसे कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। मुकरबा चौक पर यह आग की घटना सामने आई है। तो चलती कार में आग की घटना सामने आई है। आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। मौके पर कार चालक ने उतरकर अपनी जान बचाई है। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।